मुताबिक वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में आ चुका हूं अपना लाइव लेकर, पैसा लाइव पे। और पैसे की बात जो है यहीं पे हो रही है। आज हमने आपको सबसे पहले बताया कि किस तरह से जो है नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की छूट मिल रही है, किस तरह से जो है मिडिल क्लास के लिए एक फायदे की बात जो है निकल कर आ रही है। अभी मेरे साथ में 2 बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक मुकेश पांडे जी हैं जो कि फाउंडर है rupeapesa.com के। मेरे साथ में पराग आनंद है जिनको कि ट्रॉफी किंग ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। और ये जो है मेरे साथ में आज बात करेंगे किस चीज के बारे में, बात करेंगे कि एमएसएमईज को इस बजट में क्या मिला। हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास के बारे में, लेकिन मिडिल उद्योग, मध्यम उद्योग को उसको क्या मिला, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या मिला, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मुकेश जी पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों, मुकेश जी और पराग जी, आप दोनों अपने अपने पॉइंटर्स बता दीजिए मोटा मोटी कि क्या क्या जो है मिडिल उद्योगों को, एमएसएमईज को मिला है। अगर मैं इस बजट के अनाउंसमेंट को रेट करूं तो मैं 10 में से इसको 6 देना चाहूंगा जी। एमएसएमई की और भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई है। अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं एमएसएमई के बारे में, तकरीबन 24% कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में एक एमएसएमई कंपनी का, और 35 से 40% का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जी। पिछला 3 साल वैसे भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है किसी भी बिजनेस ओनर्स के लिए। कोरोना महामारी, रूस को यूक्रेन का वॉर, और आपके रॉ मटेरियल के प्राइस इतने बढ़े, इतने शूट अप हुए हैं, और पिछले 8-9 महीने से रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेपो रेट आरबीआई ने बार बार करके बढ़ाया, 2.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। और सीजीटीएमएससी लिमिट जो हम अभी 2 करोड़ देते हैं अंडर दी स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो उम्मीद थी इस बार की वो 5 करोड़ होने की। लोग सारे एक्सपेक्टेशन में थे कि वो 5 करोड़ होगा। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टअप को अगर हम करें, सेम क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप जो है वो 10 करोड़ तक है। तो स्टार्टअप को जब प्रमोट किया जा रहा है तो एमएसएमई जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है इकोनॉमी को, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि लिमिट को 5 करोड़ रुपए तक करी जाए। कहीं आप स्टार्टअप को इस वजह से भी तो नहीं देख रही है सरकार, क्योंकि स्टार्टअप्स का बूम है आजकल और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स जो इंडिया से निकल कर आ रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको हम उसको मना नहीं कर रहे कि आप स्टार्टअप, बिल्कुल स्टार्टअप ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बड़े सारे यूनिकॉर्न पिछले 10 साल में इंडिया में बन के आए हैं, बट एमएसएमई कंपनी के पास खुद की फंडिंग है, जो आपका मतलब पुराना सिक्का है उसको मतलब साइडलाइन कर लीजिए। आप एक एमएसएमई को समझो, वो अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, अपनी कैपिटल को लगा करके बिजनेस कर रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, मेहनत कर रही है, और उसको बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको भी कुछ उम्मीदें हैं जी। जहां तक आप स्टार्टअप की बात आपने छेड़ी है, तो स्टार्टअप इंडिया में हम 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन की प्रोविजन है। आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर है तो आपको 3 साल तक कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होगा। तो कई ऐसी एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी भी हैं जिनको भी 4 साल 5 साल हुआ है रजिस्टर्ड हुए, तो वो भी अपने लेवल पे बिना किसी आउट एक्सटर्नल फंडिंग के वो जितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो उनकी भी उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट उसका कुछ टैक्स एग्जेम्पशन उसके लिए दे। सीजीटीएसएमई की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 करोड़ की लिमिट है, इसको लोन देने के लिए 1.5 से 2% की फी लेता है एक बैंक हर साल। उसकी भी जरूरत थी कि वो उसको 50 पैसे तक कर दे, 75 पैसे तक कर दे, क्योंकि वो एक ऐसा फी है 75 पॉइंट तक, 0.75 पैसे तक, क्योंकि ये एक ऐसा फी है जो हर साल बैंक उनसे रिकवर कर रहा है कि भाई आपका रिन्यूअल कर रहा हूँ तो आपका ये हमारे को क्रेडिट गारंटी स्कीम में वहाँ पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो रिकवर हो रहा है, जिसकी उम्मीद थी कि वो कम हो पाए। तो ओवरऑल अगर मैं बात बोलूँ, 1-2-3 बेनिफिट, अगर पॉजिटिव भी बोलूंगा, पॉजिटिव को भी बोलूंगा, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा है। कई 38,000 पॉलिसीज ऐसी थी जिनको इन्होंने ऑब्सोलीट करने की बात करी है, क्योंकि आज एक बिजनेस ओनर को एक कंपनी शुरू करता है तो उसको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तकरीबन जहां तक मेरा आइडिया, आज मेरे एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, वो एक होटल रेस्टोरेंट सेटअप कर रहा है, उसको 60,000 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ी, उसके 60,000 लाइसेंसेज या उसको एप्लीकेशन करना पड़ा। अब आज के अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला 39,000 के करीब वो बंद हो जाएगी, बचा 21,000। तो वो भी एक एज है। वादा है कि 1% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा अप्रैल के बाद से, लेकिन ऐसी भी उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ जाएगा अगले मार्च में, अगले 2 महीने में बढ़ जाएगा, और उसमें से फिर आपको 0.75 का फायदा मिल रहा है। तो एमएसएमई को इतना कुछ हम मोटिवेट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इंडिया अगले 10 साल के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के लिए टॉप 5 रैंकिंग में है ग्लोबल जीडीपी के अंदर में।
तो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है उसको और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत थी, ये उम्मीद थी। आई थिंक सारे एमएसएमई ने बड़े उम्मीद भरे नजरों से आज सीतारमन जी को सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उम्मीदों पे पानी फिर गया, मायूस जरूर हुए। ये मेरा तो मुकेश पांडे जी बोल रहे हैं बहुत उम्मीदों से जो है एमएसएमई सेक्टर आज का बजट देख रहा था, लेकिन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं जो है पानी फिर गया। ज्यादा फोकस देखने के लिए मिला स्टार्टअप सेक्टर की तरफ, लेकिन एमएसएमईज को कहीं ना कहीं जो है किनारे कर लिया गया, भुला दिया गया। इस तरह की चीज जो है मुकेश पांडे जी बोल रहे हैं। पराग आनंद जी, आपके हिसाब से क्या है, क्या मिला? देखिए मेरा भी मिक्स रिएक्शन है, बट मैं पहले पॉजिटिव पे आऊंगा जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ये स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो इन्होंने बढ़ाई है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। सी एमएसएमई को ना हमेशा समझा जाता है कि टैक्स बचाते हैं या टैक्स देना नहीं चाहते हैं, ये परसेप्शन है। ये बोला जाता है कि मतलब टैक्स उड़ा लेते हैं, अपना पूरा खाता दिखाते नहीं है, इस तरह की चीजें। सर एमएसएमई को दिखेगा ना कि सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, जो सामान वो बॉम्बे 2 दिन में पहुंचता था वो 12 घंटे में पहुंच रहा है, जैसे हमारे गडकरी जी कोशिश भी बहुत कर रहे हैं और पॉजिटिव कर रहे हैं जी। तो अपने आप एमएसएमई टैक्स देना शुरू करेगा। जब आप स्लैब का 5 कर दो, 7 कर दो, तो पहले वाली बात नहीं रहेगी कि ठीक है टैक्स बताना तो चलो 7 लाख की फाइल कर दें, क्योंकि 90% जनता करती है, इसी वजह से 2% लोग ही टैक्स देते हैं। दूसरा ये जो अच्छा कर रहे हैं, जो एक टूरिज्म को 50 जो टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाए। आज आप बनारस का एग्जांपल देख लीजिए, आज वहाँ क्या नहीं अच्छे से अच्छा ब्रांड है, वहाँ के लैंड के रेट दे दीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लीजिए, बड़े से बड़े ब्रांड वहाँ जा रहे हैं। तो क्या है, इससे कहीं ना कहीं जो वो वहाँ पे देख पा रहे हैं कॉरिडोर विकसित होगा, वहाँ पे कुछ बनेगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, जिसके हिसाब से जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है इसी वजह से। तो अब मैं एक बड़ा आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। उत्तरांचल में गिने चुने डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे इतना ज्यादा लोड है और जोशीमठ के बाद से हर कोई घबराता है कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो आप इमेजिन करिए ऐसे ऑर्बिट लोकेशंस है जो किसी को पता भी नहीं है जी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अगर गवर्नमेंट ही और हर स्टेट टूरिज्म, क्योंकि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये डेलीगेट करेगी जी, तो हर स्टेट में डेवलपमेंट होगी। जो मेट्रो में जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको अगर लोकल मिलेगा तो वो बेचारा क्यों आएगा अपना घर बार छोड़ के। तो कहीं ना कहीं से पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला फंड है वो टूरिज्म से भरपूर पूरा होगा। तो सेकेंडली क्या है, आप बाहर जाते हो, आप डॉलर्स लेते हो, आप थाईलैंड जा रहे हो, आप दुबई जा रहे हो घूमने, अरे भैया इंडिया घूमो, इंडिया में बहुत कुछ है घूमने लायक। जैसा कि हम शो के शुरुआत में बात कर रहे थे, हर कोई जो है थाईलैंड में बैठा हुआ है इस टाइम। एक्चुअली हमारा ट्रॉफीज का बिजनेस है, पर हमारा दूसरा क्लाइंट से बात करो यार ट्रॉफी दुबई लेके जानी है, थाईलैंड लेके जानी है, जैसे हमारे देश में जगह ही नहीं है अवार्ड्स करने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो रहा है तो नेचुरली 5 स्टार होटल्स भी आएंगे, 5 स्टार होटल्स आएंगे तो इवेंट्स भी होंगे, इवेंट्स होंगे तो इकोसिस्टम डेवलप होगा। बिल्कुल नेचुरली बात है, तो इनकम लेवल भी बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमने मोटा मोटी पॉइंट्स जान लिए, आपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए काफी सारे कि किस तरह से जो है सरकार ने जो 50 डेस्टिनेशंस बनाए उससे जो है जॉब जनरेशन में बहुत सारा चीजें हो जाएंगी। प्लस आपने ये चीज भी बताई कि किस तरह से जो है जैसे जोशीमठ हुआ, तो ऐसे ऐसे डेस्टिनेशंस है जिनके बारे में कि जनता को पता नहीं है, जनता नहीं जानती, लेकिन जो है जनता को कैसे पता लगेगा? जनता को पता लगेगा जब उन डेस्टिनेशन को पॉपुलर बनाया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अब मोटी चीज जो है मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि एलजीडी यानी कि लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में भी बात किया गया आज बजट के दौरान, और उसके बारे में ये बात किया गया कि इसके लिए रिसर्च ग्रांट जो है प्रोवाइड की जाएगी टू एन आईआईटी। ठीक है, क्या एमएसएमईज या फिर मैं स्मॉल स्केल जो है एंटरप्राइजेस जो है उनको देख सकता हूँ कि क्या वो इस बिजनेस में जाएंगे? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि शायद जो है सरकार इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे बहुत सारे जो है हम सेक्टर्स देखते हैं जिसमें प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। एक तो एलजीडी की मैंने जिस तरह से बात करी, प्लस जो है जो आर्टिजन्स जो है, जो मजदूर है, जो कामगार है, जो अपने हाथ से जो है कुछ कलाकृति बनाते हैं, तो उसके लिए जो है मॉल्स बनाने की भी जो है बात कही गई है। तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं आप लोग? ये तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा कदम है, बिकॉज ये जो आप आर्टिसन वाली बात कर रहे हो, ये जैसे यूपी में मैं पास कर रहा था, उत्तरांचल जा रहा था, तो मैंने रामपुर में देखा वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाट बना रखे हैं और उसका बहुत असर पड़ता है। भाई वही प्रोडक्ट आप एक्चुअली दिल्ली में खरीदते हो या बॉम्बे में खरीदते हो 5 गुना दाम पे जी, और वो भी क्या बेचारे सामान भर के सदर बाजार में किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मुझे 1 दर्जन ये दे दो। नेचुरली लोकल कंजम्पशन बढ़ेगी, और अगर स्टेट लेवल पे चीजें होंगी तो बाइंग भी वही होगी। मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे हैं तो स्पेशली उस मॉल में जरूर जाएंगे।
तो ये तो लोकल एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। तो आपका क्या कहना है मुकेश जी इसके बारे में? बिल्कुल दोनों चीजों के बारे में सराहनीय है, क्योंकि आप नई इंडस्ट्री को उनकी R&D के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उनको फंड एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन उस फंड एलोकेशन के बाद उसकी एप्लीकेशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। लैब ग्रोन डायमंड, जिसको मोजोनाइट कहते हैं, उसको लेकर के, क्योंकि उसकी डिमांड इस टाइम पे बहुत बढ़ी है, और जैसा कि आपने बोला कि IIT कंपनी को इसके IIT को जो है बेसिकली ये दिया जाएगा कि आप इसमें जो है आगे रिसर्च कीजिए, रिसर्च करें, ठीक है वो। और तो हमारा एक्सपोर्ट, जो लैब ग्रोन डायमंड्स अगर इंडिया के अंदर में हमारा मैन्युफैक्चर होगा, उसकी ऑर्नामेंट्स बनेंगी, ज्वेलरीज बनेंगी, तो उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ उसके एक्सपोर्ट बढ़ने के भी बहुत चांसेस हैं। तो ये नई टेक्निक, नई, क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी को लेकर के बात करें, ये भी बहुत बढ़िया कदम रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे जो पोल्यूशन है, डीजल है, इन सारी चीजों, इन सारे प्रोडक्ट्स को कंजम्पशन कम करें। तो नए टेक्निक, नए टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट तो मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने काफी लेकर के आई है, और इसके अंदर में किस तरीके से एप्लीकेशन होता है और क्या रिजल्ट या डेवलपमेंट निकल के आता है, वो चीज देखने लायक रहेगी। चलिए फटाफट से एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सेंसेक्स जो है, सुबह जब बजट आ रहा था तो सेंसेक्स एकदम से 1000 पॉइंट को भी टच किया, 900, 990, 1000 इतना पॉइंट टच किया, लेकिन वो सेटल डाउन हो गया है। मार्केट सेटल डाउन हुई है चढ़ने के बाद में, ऐसा क्यों? आप रीजंस बताइए। क्या जो है कुछ ऐसा हो गया कि फाइन लाइन पढ़ने के बाद में जो जनता को समझ आया, ओ अच्छा ये हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो हर बजट के बाद कुछ रिएक्शन आता ही है, बट ये है कि नीचे, लेकिन पिछली बार जो है बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया था, लेकिन इस बार जो है ऊपर चढ़ा बजट और फिर सेटल डाउन हुआ कम पे। तो इसके बारे में क्या हो सकता है कि फाइन लाइन पढ़ के जो है जनता को समझ में आया, अच्छा नहीं इसका मतलब ये था, तो जब फाइन प्रिंट पड़ा तो उसके बाद में पता लगा। इस बार ना जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस बीजेपी सरकार से। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ये बीजेपी की आखिरी बजट थी, सीतारमण जी की, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। तो उम्मीद हर सेक्टर्स की बहुत थी, लोग सोच रहे थे कि इस बार कुछ इलेक्शन से पहले बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके फायदे का कुछ ना कुछ बजट अनाउंस होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को संभालते हुए उन्होंने उसी हिसाब से बजट अनाउंस करा है। कोई लोक लुभावने वाले वादे नहीं करे हैं। तो ये उम्मीद थी जब उन्होंने अपना बयान या अपनी स्पीच देनी शुरू करी, तो इस वजह से शूट अप हुआ। लेकिन जब 2 घंटे 2.5 घंटे बाद जब सारी इवैल्यूएशन हुई, तो समझ में आया कि कोई खास नहीं हुआ, कुछ खास मिला नहीं। क्यों? जैसे टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर के बात करें, तो पहले शोर मच गया कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो उसके बाद में जो है एकदम से मार्केट में भी वो बूम दिखने के लिए मिला था। और ये हम चाह रहे थे, जो मिडिल क्लास सैलरीड लोग हैं, उनकी उम्मीद ये थी कि पिछले 2014 में इसकी रिवीजन हुई थी, 2014 से लेकर के 2022 में इसका कुछ चेंज नहीं हुआ। 2.5 लाख रुपए तक हमारा नील टैक्स था, जो इन्होंने 3 लाख रुपए के लिए कर दिया, मतलब 50,000 का इजाफा करा। जो उम्मीद थी 5 लाख रुपए होने की, इस तरीके से। और जो टैक्स ब्रैकेट है ओवर द पीरियड 20 लाख तक के इनकम ब्रैकेट वालों के लिए, वो उम्मीद से उतना उम्मीद पे नहीं खड़ा हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शंस और भी बहुत सारी थी, हेल्थ अंडर सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन गवर्नमेंट के हैं जिसमें लोग टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, उसमें कोई खास एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। जो इन्होंने जो नए स्लैब में, अब लोग अगर नए स्लैब ले लेंगे तो जो सेविंग की हैबिट आप जबरदस्ती डेवलप कराते हैं वो छूटती है, वो छूट जाएगी। वो एक मैं बिल्कुल मानूंगा। बिकॉज और मैं एक चीज पराग जी इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप मेरे से वाकया रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो है ये 7 लाख तक की आय तक का जो लड्डू छोड़ा गया है, जो नए लोग जो है इस टाइम पे जो है रोजगार में आएंगे, जो युवा हैं जो रोजगार में आएंगे, जिनकी शुरुआती तनख्वाह जो है 3 लाख से 5, 6, 7 लाख तक होती है, वो अगर न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे तो उनको तो सेविंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सेव क्यों करेंगे? उनके अंदर सेविंग की आदत ही नहीं पड़ेगी, हैबिट खराब हो गई, तो हैबिट खराब होगी जी, उनकी हैबिट खराब होगी, तो वो सेव नहीं करेंगे, तो आगे जो है उनका फ्यूचर जो है बहुत ही बर्बाद होगा फिर इस हिसाब से। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, इन अ वे जब आप सेविंग एक तरीके से आप डिमोटिवेट कर रहे हो, तो यही पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज में जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज कहाँ लाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाती है। तो इन अ वे मुझे बस ये चीज नहीं समझ रही कि ये करा क्यों गया। एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नेचुरल फंडिंग इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू मिलती है, या LIC को भी आप लो तो काफी फंड डाइवर्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप उसको खत्म कर रहे हैं। ये तो अनानिक है जी।
जी, तो इसमें जो है युवाओं के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसका 4.0 का लॉन्च किया गया है। अभी मैं इससे पहले भी बात कर रहा था, अंकुश से बात कर रहा था मैं, तो उनसे मैं यही बात कर रहा था, वो एक एआई की कंपनी चलाते हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है अगर आप जितना मर्जी डेवलपमेंट की बात कर लें, जब तक इंडिया का यूथ जो है स्किल्ड नहीं होगा, तब तक कोई फायदा है नहीं। तो यूथ को स्किल करने के लिए आप जो है एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, आप मुझे बताइए कि आपको कितनी मुश्किल आती है, या फिर इन स्कीम से क्या कोई एक्चुअल में आपको फायदा दिख रहा है ऑन ग्राउंड? देखो, ऑन ग्राउंड क्लियर बताऊं तो अभी एमएसएमई की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उससे ऑन ग्राउंड हमें फायदा नहीं मिला है। देखिए क्या है ना कि एज अ बिजनेसमैन ना हमारी चाइना पे बहुत डिपेंडेंसी रही है। वो बात अलग है, मैं ट्रॉफी बिजनेस में हूँ, तो कोविड के बाद से हमने इम्पोर्ट काफी कम कर दिया है, बट आज भी काफी पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें वहीं से मंगवाने पड़ते हैं, बिकॉज स्किल लेबर नहीं है, वो कमिटमेंट लेवल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्किल लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, जिससे कि हम या गवर्नमेंट अपनी तरफ से सेंटर्स खोले जहाँ उनको डिसिप्लिन दिया जाए, ना कि सिर्फ काम करने का, बट लाइफ में डिसिप्लिन कैसे होते हैं, 9 से 6 कैसे काम करते हैं। अब आप अगर आप चाइना की एग्जांपल लेंगे तो वहाँ तो बस एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम आने का, फिक्स टाइम जाने का। यहाँ नहीं, हमारे इंडिया की तरह कि 9 बजे का टाइम है तो 10 बजे आ रहा है और आदमी पहले चाय पी रहा है और लंच पे 1.5 घंटा गायब हो रहा है। रियल कहानी इंडिया की यही है। अगर ये स्किल लेबर बढ़िया हो जाए, भगवान कसम चाइना हमारे आसपास कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया के पास में वो, जब हम मोदी सरकार जब आई भी थी तब वो बात करते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि हमारे पास जो है युवाओं की ताकत है बहुत सारे, लेकिन अगर हम युवाओं की ताकत को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस चीज यही चीज आप लोग भी बोल रहे हैं और मान रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्किल इंडिया का जो पहले प्रोग्राम था सिर्फ पेपर्स पे था जी, अब उसके एक्चुअल में आप एनालिसिस डेटा को करोगे, सी स्कीम्स हमेशा अच्छी रही है। आप कह रहे थे सेंसेक्स ऊपर गया नीचे गया, सी जब आप सुनते हो तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि हाँ जी बहुत बढ़िया बजट है, बट होता क्या ग्राउंड पे तो यार इम्प्लीमेंट करने वाले बंदे ढीले हैं। गेम सारी वहीं आके फिर वो मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है जी। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने तो पहले भी अनाउंस किया है स्किल इंडिया के अंदर में नई नई स्कीम, लेकिन आज तक ये डेटा सामने पूरे तरीके से निकल के नहीं आया है कि अभी तक उन्होंने कितने युवाओं को स्किल इंडिया के तहत में स्किल उसको करा है, वो किस इंडस्ट्री के अंदर में कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर गए हैं। तो अनाउंसमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होगी, और एप्लीकेशन होगी जैसा कि पराग जी ने बोला कि अभी इंडिया के अंदर में इंडिया क्यों अगले 10 साल के लिए ग्लोबल पावर के तरीके से देखी जा रही है कि 10 साल में वो इंडिया एक सुपर पावर के तरीके से डेवलप हो सकता है, बिकॉज तकरीबन 45 से 55% जो लोग हैं जो आगे ग्रो करने की जिनकी उम्मीद है वो सारे युवा हैं, 40 से नीचे के एज के ब्रैकेट है, उनमें वो आग है, वो जज्बा है कि वो बाउंस बैक कर लेंगे। लेकिन आप उनको सही तरीके से गाइडलाइन, स्किल इंडिया की जैसे आपने बात करी, स्किल इंडिया इंसेंटिव्स, भाई आपने अगर ये करा और इसके वजह से कंपनी की इकोनॉमी को कुछ भी फायदा हो रहा है, उसमें उनको क्या इंसेंटिव मिलेगा। अगर जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई लेकर के आए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो हर तरीके से हर डिपार्टमेंट में आप उसको करो और देखो किस तरीके से काम फिर अच्छा होता है। नितिन गडकरी जी ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में हमारा काम बढ़ा, जब इन्होंने आगे काम देने शुरू करे, तो उसमें भी उन्होंने इंसेंटिव करा कि अगर आप एक सेट डेट से पहले हमारे को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो तो यू विल बी गेटिंग सर्टेन इंसेंटिव, डिले करते हो तो आप पे पेनल्टी भी होगा। तभी तो आप देखो कितनी स्पीड से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आज हम कहते हैं कि एक टाइम पे एक दिन में 5 किलोमीटर का रोड बन रहा था, तो आज 20 किलोमीटर एक दिन में रोड बन रहा है। तो वो उसके वजह से आप इंसेंटिवाइज करो, उनको उसके फायदे बताओ, तो लोग जरूर उसके अंदर में आपका सहयोग करने के लिए खुद खुले हाथों से आगे आएंगे। जी 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 जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं आप दोनों से कि आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो है एमएसएमई को क्या बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ करने वाली है, नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमने अभी तक बात कर लिया कि क्या किया इस बजट में और स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या किया गया, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या फ्यूचर में आप देखते हैं कि कुछ होगा? देखो, क्या एमएसएमईज को मतलब मेन स्ट्रीम देख भी रही है गवर्नमेंट क्या देख रही है, किस तरीके से वो आगे अपने पॉलिसीज में चेंजेस लेकर के आएगी, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मैं आपके शो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि एमएसएमई की रिक्वायरमेंट क्या है। आज तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं इंडिया के अंदर में,
और जैसा मैंने पहले भी बताया तकरीबन 30% तक की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और 40% की कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अब एमएसएमई पिछले 3 साल से ना बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है। सबसे बड़ा तो कोरोना, कभी किसी ने प्लान नहीं करा था कि कोरोना के अंदर 3 लहर गुजर चुकी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा लगभग हर इंडस्ट्री में। उसके बाद सबसे जल्दी बाउंस बैक भी एमएसएमई ने ही करा है। अगर आप देखें तो एमएसएमई की जो जज्बा रहा है बाउंस बैक करने का वही रहा है। उनका वो जज्बा ही है कि जिसके वजह से आज एमएसएमई बहुत अच्छे क्योंकि वो मेरा ख्याल एमएसएमई के जो उद्योगपति होते हैं वो ऐसा होता है कि यार अपना स्किन उसमें इन्वॉल्व है, अपना सब कुछ झोंक के हम लोग धंधा कर रहे हैं। वही कह रहा हूं, वो अपना घर परिवार कई लोग तो अपनी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करके या उसको बेच करके धंधा शुरू करते, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर वो धंधा भी बंद हो गया तो वो अपने घर वालों के साथ साथ जो उनके एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स हैं साथ में, उनको किस तरीके से फीड करेंगे, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। एमएसएमई की आज की रिक्वायरमेंट अगर मैं बात बोलूं, हमें जैसे एक्सपेक्टेशन था कि एमएसएमई को ईज ऑफ फंडिंग हो। ईज ऑफ फंडिंग जैसे सीजीटी एमएससी 2 से 5 करोड़ की लिमिट बढ़ाई जाए, पहला। दूसरा, कोविड के अंदर में ना मोरेटोरियम तो गवर्नमेंट ने दिया, ईसीजीएलएस दिया, जो कि बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अगर उस समय वो फंडिंग बैंक की तरफ से नहीं मिलती तो वो और बर्बाद हो सकते थे। लेकिन अब क्योंकि बिजनेस सारा बाउंस बैक हो चुका है और आपके इस टाइम पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, तो उनको आप और रेपो रेट जो बहुत लगातार बहुत जल्दी बढ़ा, 6-7 महीने में 2.25% का, क्योंकि जब कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था तो वो कम भी उतना ही जल्दी कम हुआ। लेकिन आपको रॉ मटेरियल वाले पॉइंट पे कट कर रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं, काफी प्रोडक्ट्स में 28 to 30% तक का इंक्रीमेंट हुआ। पेपर में तो तकरीबन 100%, पेपर में 100% जो रॉ मटेरियल अंदर आ रहा है वो 100% के उससे रेट से बढ़ा। अब आप एक चीज 50 रुपए की ले रहे हो, आपको सेम चीज अगले साल रिपीट करनी है, आपको 100 के लगेगा, तो ये तो आदमी लूट रहा है हमें, तो वो क्या करेगा, तो क्वालिटी घटाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम अनाउंस किया और बोला कि इस पीरियड में अगर कोई बिजनेस ओनर अगर अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं पे करेगा तो सिविल इम्पैक्ट नहीं होगा उसका, लेकिन उसका इम्पैक्ट हुआ। आपको उम्मीद थी कि 6 महीने, अगस्त तक की मोरेटोरियम थी, अगस्त के बाद जब बिजनेस शुरू हुआ तो इतनी जल्दी वो बाउंस बैक नहीं हो सकता था कि वो बैंकों की ईएमआई टाइम पे करें। लेकिन आज एमएसएमई की मांग है कि उस पीरियड को तकरीबन 1 साल, वो आज पूरा रेडी पे कर रहा है, सारी ईएमआई टाइम पे जा रही है, लेकिन अब उसको बैंक फंडिंग में सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपकी उस कोविड के दौरान के पीरियड में सिविल स्कोर इम्पैक्ट हुआ, आपकी कमर्शियल जो सीएमआर रेटिंग जिसको कहते हैं वो इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से आज वो प्लान भी करना चाह रहे हैं फंडिंग लेकर के कि भाई अगर मुझे बैंक से या किसी एनबीएफसी से सपोर्ट मिल जाए, तो वो सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको कोविड के टाइम पे आप ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाए, और ना भरना उनकी कोई मंशा नहीं थी उस टाइम पे। अगर पिछले 1 साल में वो सही भर पा रहे हैं और कोविड के टाइम पे नहीं भर पाए, उसके वजह से अगर बैंक उनके केसेस को डिक्लाइन कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एमएसएमई, जो बहुत एमएसएमई इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। उस पे देखा जाना चाहिए कि भाई वो 1 साल को कंप्लीट आप ब्लैक पीरियड को घोषित कर दो कि उस 1 साल में हम नहीं देखेंगे, उस 1 साल करंट 1 साल में देखेंगे कि उसके बाद आप किस तरीके से बाउंस बैक कर पाएंगे। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैंने भी रिसेंटली अप्लाई किया था लोन के लिए, तो वहाँ पे यही हुआ कि पिछले 3 साल में सर आपकी लास्ट ईयर सेल कम थी। हमारा ट्रॉफीज का बिजनेस है, इवेंट्स ही नहीं होंगे तो ट्रॉफी कहाँ जाएगी। अब वही बात अलग है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो आप करंट देखो, सारे अवार्ड्स जो है दोबारा से होने, तो आप या तो करंट के 6 महीने देखो, अगर आप पिछले साल आप बेंचमार्किंग कर रहे हो ऐसे साल जो कि ब्लैकआउट टाइम है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट। एमएसएमईज को बहुत फायदा मिलता है अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे चीजें कवर। इससे भी एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं एक फाइनल बताना चाहूंगा। आज अगर एक किसी बिजनेस ओनर का बैंक अकाउंट, सपोज एक्स बैंक में, मैं किसी बैंक का नाम नहीं ले रहा, वो एक्स बैंक से बात करता है कि आप मेरी लिमिट बढ़ा दो, एक्स बैंक मना कर देता है कि नहीं हम आपकी लिमिट नहीं बढ़ा सकते, तो वो वाई बैंक के पास जाना चाहता है, वाई बैंक उसको सैंक्शन कर रहा है, बट क्योंकि वो वहां से एक्स से निकलना चाह रहा है, वाई में जाना चाह रहा है, तो एक फोरक्लोजर चार्जेस का प्रोविजन है जो कि एमएसएमई के लिए बिल्कुल एक रूल बन जाना चाहिए कि अगर एमएसएमई कंपनी अपने किसी वजह से, या तो उसको बैंक की सर्विस पसंद नहीं आ रही, या उसको बैंक उतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा जो उसको दूसरा बैंक दे पा रहा है, उसमें फिर उनको जो फोरक्लोजर चार्जेस लगना जो कि 2% से 4% तक है, वो बहुत बड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है। बिजनेस ओनर्स एमएसएमई प्लान नहीं कर पाता, वो सोच नहीं पाता कि अगर 1 करोड़ के लोन पे वो 4 लाख रुपए तक अगर वो एक्स बैंक को दे देगा, फिर नए बैंक में 50-60 पैसे का बेनिफिट भी मान लो रेट का मिल गया, इंक्रीमेंट भी मिल गया, तो एंड ऑफ द डे उसको पैसा कोई फायदे का कहाँ मिल पा रहा है, तो वो देख के वो रुक जाता है, जिसके वजह से एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये एक ब्लैकमेल, कि आप जा भी नहीं सकते
और आपको हेल्प भी नहीं कर रहे, तो वो एक प्रोविजन आना चाहिए कि जो पीछे गवर्नमेंट ने बोला है, तो एक सिफारिश करी है कि भाई एमएसएमई कंपनी के लिए आप नील फोरक्लोजर करो, बट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए। जैसे जी मुकेश जी और पराग जी, आखिरी हमारे पास में 5 मिनट 4 मिनट बचे हैं, उसमें जो है फटाफट से रैप अप करते हैं। आप अपने अपने पॉइंटर्स जो है रैप अप करके हमें बता दीजिए कि क्या आप सोचते हैं, मोटा माटी पूरा एकदम जस्ट बना करके फटाफट। मोटा माटी तो यही है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें प्रॉमिस करी है उसको इम्प्लीमेंट करे टाइमली मैनर में। इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही हम लैग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेलकम कदम है, टूरिज्म हॉटस्पॉट, बट वो कौन से 50, उन 50 का रोड मैप क्या है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे, जिससे आज हम देखिए चाइना हमारा एक ऐसा मुल्क है जो कि आपको भी पता है कि हमारे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, तो हमें उन पे डिपेंडेंसी जीरो कर देनी चाहिए। तो ये उसकी डायरेक्शन में स्किल इंडिया मैं बोलूंगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो आपको स्किल इंडिया के ऊपर और बेहतर तरीके से काम करना है, क्योंकि लड़ाइयाँ वो तोप वाली नहीं रह गई हैं, लड़ाइयाँ इकोनॉमिक रह गई हैं जी। तो आपको अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है तो आप ये समझ के चलिए स्किल इंडिया एज इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एज इम्पोर्टेंट डिफेंस हो गया है जी। बिकॉज आपकी इकोनॉमी जो है उसकी जड़ ही स्किल है जी, जो स्किल लेबर है जी। और तीसरा पॉइंट ये है कि यस एमएसएमईज को जो इन्होंने लोन वाली बात करी कि जो फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं, प्लस जो ब्लैकआउट पीरियड का जो बात है काउंट किया जा रहा है, ये मतलब बहुत ही जेन्युइन चीज है। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है और क्योंकि बैंक्स को सिर्फ अपना बैलेंस शीट से मतलब है, उनको नहीं दिख रहा कि भाई कोविड था, प्रॉब्लम्स थी, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो बिजनेस क्या करेंगे, आदमी जान बचाएगा या क्या करेगा जी। और दूसरा क्योंकि जितने भी ये फायदे दिए गए हैं ये एमएसएमईज को देने क्यों जरूरी है, उन एमएसएमईज ने अपने पल्ले से पैसे दिए लेबर्स को, वर्कर्स को, जो उसकी फैमिली की उस फेज में ताकि लोगों का घर चलता रहे। आपने जो है अपने पैसे जो है वहां पे लगाए हैं और उनका ताकि घर चलता रहे और ताकि जो है उनके घर में भी पैसे आते रहे, प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने एमएसएमईज में ना देखिए परिवारवाद होता है कि ठीक है ये हमारे परिवार जैसा हो जाता है कि ये हमारा परिवार का आदमी है। मल्टीनेशनल्स की तरह नहीं है कि भैया एक दिन आया पैसे कर दिया, अमेज़न ने फायर कर दिया, गूगल ने इतने निकाल दिए 12,000, तो वो नंबर नहीं है, वो एक आदमी की शक्ल दिखती है। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स दी है और एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये तो बिल्कुल ही करनी चाहिए जो, क्योंकि देखो जो कष्ट सहे हैं, आदमी की बॉडी खराब हो चुकी है, भाई उसको आराम की जरूरत है, उसको आप हेल्थ से करो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जी जी बिल्कुल। पराग जी, मुकेश जी फटाफट से आप भी बता दीजिए। मैं भी ओवरऑल बजट को मैं जैसा बता चुका हूँ 10 में से 6 दूंगा। बहुत सराहनीय अनाउंसमेंट भी रही है, जैसे टूरिज्म को बढ़ावा, एग्रीकल्चरल को बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, रेलवे के लिए भी उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है, बट थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी। लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट प्री इलेक्शन से पहले जो उनकी एक बजट आएगा वो लोक लुभावन होगा, वो लोक लुभावन होगा, उसकी उम्मीद करी जा सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से रहने वाला है आने वाला पीरियड। बट हाँ एमएसएमई को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी कि भाई उनको कुछ ज्यादा उम्मीदें भी कई बार जो है अच्छा नहीं होता, जब टूट जाती है तो ज्यादा वाला भी कहूंगा, क्योंकि ना जरूरत थी जी। आप एक कम दे रहे हो स्टार्टअप, क्योंकि आप जो है इतने साल से एक चीज को झेलते आ रहे हैं, पेंडेमिक को झेलते आ रहे हैं, आप अपनी जेब से जो है लोगों के घर चलाने के लिए पैसा देते आ रहे हैं, वो जरूरत थी। लेकिन ठीक है जैसा गवर्नमेंट ने करा है, कुछ उनकी भी टीम है एक्सपर्ट्स की, उन्होंने बहुत सोच समझ के कुछ आगे, क्योंकि वो 25 साल देख रहे हैं कि 100 साल जब इंडिया के पूरे होंगे तो इंडिया एक सुपर पावर की तरीके से दिखेगा पूरे वर्ल्ड में, जो कि दिख भी रहा है। हम पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आईएमएफ ने अनाउंस किया है। तो G20 होस्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल। अब आप देखेंगे मैं हमेशा G20 का पहन के रखता हूँ, बिकॉज G20 एक बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए। तो इंडिया इज अमंग दोस 20 कंट्रीज एंड वर्ल्ड में इंडिया की पहचान है और बहुत तेजी से और बढ़ रही है। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, इट्स रियली डिड गुड कि हमारी जो इमेज है इंडिया की इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़िया है जी। इंटरनेशनली सब जगह आप बात करो तो मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ दिख रही है और उसी को बढ़ावा देने की जरूरत है। उसको गवर्नमेंट को और एम्फेसाइज करना चाहिए कि लोग कैसे इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
ईज ऑफ गेटिंग फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। मुकेश जी और पराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मैं दर्शकों का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारी कन्वर्सेशन को पूरा देखा। आप ऐसा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा हमारे क्वेश्चंस पर। और जो है बहुत जल्द मैं आपके साथ में दूसरा लाइव लेकर जुड़ने वाला हूं। तब तक के लिए एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।